Hello CUET aspirants, we are here with a wonderful session on fill in the blank, something which I have not taken up before but something which is really important for your CUET, and those questions, very small session, and please stay tuned because fill in the blanks is something जिसमें आपको लगता है कि बहुत simple है but it can be really tricky. Also, if you've not had a look at our previous videos, also have a look at that so that you can understand कि what is this exam all about, what is the English section all about. So here we have the entire sheet for fill in the blanks. If you can see, यहाँ पर 2 blanks हैं हर sentence में, यानी कि आप per sentence 2 words का आपको blank fill करना है. There are 5 questions here, so we'll be going through them in great detail. So let's not waste time and just start with this particular section of fill in the blanks. Now fill in the blanks आपको पता ही है, it is related entirely to vocabulary. जो आपको शब्द का सही meaning आता है तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. So each of the following questions, प्लीज़ हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि CUET एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली. हमसे एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम पूछा है, फिल इन द ब्लैंक पूछा है, क्लोज पैसेज पूछा है, पूछा क्या है ये तो बहुत ज़रूरी है. कई बच्चे अपनी धुन में एग्जाम तो कराते हैं, फिर घर आके उनको याद आता है कि यार डायरेक्शन तो पढ़े नहीं और उसमें कहानी खत्म हो जाती है. So each of the following questions has one or more blank spaces indicating where a word or words has been left out. Following each sentence 4 शब्द दिए गए हैं या set of words दिए गए हैं. You have to select the appropriate word in order to make the sentence more meaningful. So it is fill in the blanks. Let's start. The dash, those cellular bodies which contain the dash particles which are called the genes provide us with basic facts of genetic transmission. Even if I don't give you the option, जो लोग साइंस लिए हुए हैं क्लास 12 में या इवन जो बेसिक 10th का भी याद है तो भी आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे. इसका सही आंसर ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स एंड हेरिडिटरी पार्टिकल्स द जीन्स प्रोवाइड अस. तो यहाँ क्या आएगा? क्रोमोसोम्स. याद आ रहा है कुछ बायोलॉजी? बायोलॉजी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है. CUET में भी इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले भी पास के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो थोड़े साइंस बेस्ड हैं. आप चाहें तो इन्हें छोड़ भी सकते हैं. यू हैव द ऑप्शन ऑफ लीविंग अबाउट 10 क्वेश्चंस इन योर पेपर, सो दैट इज ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, यू कैन डू दैट. बाकी प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? सेल मटेरियल, इजंट इट? प्रोटोप्लाज्म एंड cell material contained within the cell wall and the entire material of the cell including the cell wall is the protoplasm. अब पिछले वाले में 2 प्लान थे, इसमें एक ही है. द इंश्योरेंस क्लेम वॉज डैश बाय द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स. पहले तो आप अपनी बुद्धि से सोचिए कि यहाँ क्या होना चाहिए. सपोर्टेड ना, तभी तो वो यूज कर रहा है. तो यहाँ पर ब्लैंक में आना क्या चाहिए? ये एक टिप है आपके लिए कि इंस्टेड ऑफ गोइंग हेडलॉन्ग इनटू डिसाइडिंग कि क्या ऑप्शन होगा, पहले अपनी समझ से देख लीजिए कि क्या आना चाहिए. सो द इंश्योरेंस क्लेम वॉज सपोर्टेड बाय द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट. क्या होना चाहिए? सस्टेन्ड का मतलब है प्रोवाइड लाइफ और मनी. ठीक है, ठीक है. अब कंजेक्चर का मतलब है थियरी, स्पेकुलेशन, SPECULATION. बैक अप का एग्जैक्ट मतलब होता है सपोर्टेड. तो आंसर आपका बैक्ड अप है. कई सारे बच्चे प्रूव्ड में भी कंफ्यूज होंगे. यहाँ प्रूव इसलिए गलत है क्योंकि द इंश्योरेंस क्लेम वाज प्रूव्ड बाय द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. नहीं, आप क्लेम की बात कर रहे हैं. आपने कहीं पर क्लेम किया हुआ है कि भाई मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, तो ये प्रूव थोड़ी ना करेंगे डॉक्यूमेंट्स. प्रूव इज जनरली यूज्ड फॉर अ पर्सन गिविंग विटनेस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो पेपर बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट प्रोवाइड प्रूफ. दे कैन एक्ट एज प्रूफ बट दे कैन नॉट डायरेक्टली प्रूव समथिंग, right? That is why the correct answer is back up. Back up is a phrasal verb. यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं. आपको ये बात शायद ना पता हो, लेकिन फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कई एग्जाम्स का. क्या होता है एक फ्रेजल वर्ब? बेसिकली इट इज वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. और एक बड़ा कॉमन फ्रेजल वर्ब है, आपको इसके बारे में तो जरूर पता होगा, ब्रेकअप. ब्रेक बीइंग द वर्ब एंड
up being the preposition. ऐसे ही आपका क्या था, backed up, backed being the verb and up being the preposition. ऐसे ही break down है ना, the car broke down midway मतलब टूट गई. तो जब आप verb के साथ preposition को क्लब कर देते हैं तो एक नया ही मीनिंग निकल के आता है जिसको हम phrasal verb की तरह जानते हैं. Again a two blank question. I should not have dash to talk in such a dash strain. Strain मतलब tone. Especially when I had not studied the man to whom I was talking. क्या लग रहा है कैसा वर्ड आना चाहिए? हिंदी में भी सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो इस तरह का शब्द आना चाहिए कि अगर मुझे पता होता वो कौन है तो मैं उससे ऐसे बदतमीजी से या गलत तरीके से बात नहीं करती. I should not have डेयरिंग नहीं लग सकता, या तो डेयर्ड होता है ना, डेयरिंग तो टेंस की गलती हो जाएगी. टू टॉक इन सच अ कमांडिंग स्ट्रेन हो सकता था, लेकिन डेयरिंग की वजह से ये नहीं होगा. आई शुड नॉट हैव ट्राई, गलत हो गया यहीं पर. आई शुड नॉट हैव वेंचर्ड, वेंचर्ड का मतलब होता है रिस्क. आई वुड नॉट हैव रिस्क या आई शुड नॉट हैव रिस्क टू टॉक इन सच अ परएम्प्टरी, परएम्प्टरी मतलब कैजुअल, insulting manner, especially when I had not studied. I should not have wanted, ये भी गलत हो गया. dulcet का मतलब होता है sweet sounding. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर vocabulary की आपको काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है. Next question. High prices are often the, बिल्कुल सही, रिजल्ट हो सकता है. हाई प्राइसेस आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्लट. ग्लट का मतलब होता है पर्सन हु ईट्स अ लॉट, ग्लटन. तो ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है. हाई प्राइसेस आर ऑफन द अकम्पनिंग ऑफ, अकम्पनीमेंट होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया. हाई प्राइसेस आर ऑफन द कॉन्कमिटेंट, कॉन्कमिटेंट का मतलब भी रिजल्ट होता है या अकम्पनीमेंट. So high prices are often the accompaniment of scarcity. Scarcity का मतलब dearth, D-E-A-R-T-H, or less of goods. Absolutely right. The correct answer should be B. अगर हम C भी लगा के देखें, high prices are often the cause of destitution, मतलब गरीबी, poverty. तो destitution goods का तो नहीं हो सकता, goods की तो scarcity ही होगी या dearth होगी, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 रहेगा. Last question for fill in the blanks. Please have a look very carefully. The recent disturbance in the country will, क्या लिखना चाहेंगे आप? Pass, है ना? Pass and peace मतलब ये जो recent disturbances चल रहे हैं ये जल्दी खत्म हो जाएंगे. They will pass and peace will be restored. अब हम देखते हैं pass से similar क्या है. The recent disturbances in the country will go. No, disturbances are not a person. You cannot use go for that. Blow over. Again another phrasal verb. will finalize नहीं हो सकता. will come to pass का मतलब occur. So the recent disturbance in the country will occur and peace will be, नहीं, ये तो गलत सेंस हो गई. तो सही आंसर क्या होगा? blow over. blow over का मतलब है that exactly they will pass, they will leave, they will finish. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने आपको एक नई चीज़ सिखाई है, फ्रेजल वर्ब. आपको अगर और क्लासेस चाहिए फ्रेजल वर्ब की तो हमें ज़रूर बताइएगा. वी आर देयर फॉर यू. आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइए. हम आपके लिए यहाँ बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम आपको घर बैठे हुए सारी सहूलियत दे सकें. और हमारा ऑफलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल रेडी है आपको केटर करने के लिए. सो प्लीज़ कॉल अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. वी आर देयर टू हेल्प यू. So thank you so much for attending my class and do contact us on this number regarding any query that you have. Thank you.